नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद अलीगढ़ में जहां एक ओर आपराधिक गतिविधियां चरम सीमा पर हैं, तो वहीं अलीगढ़ पुलिस अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने में सफल दिखाई दे रही है। जवाब पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जवाब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा, जिस कंटेनर में गुप्त तरीके से एक कैबिन बना हुआ था, जिसमें 347 किलोग्राम गांजा छिपा हुआ था। आपको बता दें कि अभियुक्तों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था। अभियुक्त उड़ीसा से गांजा लाद कर अनूप शहर लेकर जा रहे थे। तभी चेकिंग के दौरान जवाब पुलिस ने कंटेनर सहित 2 अभियुक्तों को दबोच लिया और गांजे को बरामद कर लिया। वहीं जिसके बाद पुलिस अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। मेरे पैसे घास लेने जा रही मेरी बेटी, हित पे मैं न्याल ले रही, गैल में पकड़ रखा मेरी लड़की को, गैल में पकड़ के ईख में ले गए। ईख में ले जाके बुरे गलत काम करें, बहुत मार भी लगाई और ये कह दिया था कि अगर तेने घर पर किसी को बताया, माँ को बाप को, किसी को मतलब घर में बताया, तेरी माँ को, तेरे भाई को, तेरे बाप को, सबको मार देंगे। अगर तेने बताया। मेरी लड़की डर गई। मेरी लड़की ने एक का नाम बताया, एक को मैंने अपने हाथ से पकड़ के थाने में किया था और बाकी लोग बाद में घर आके लड़की को, मेरे को एहसास हुआ कि मेरे साथ में 4 लोगों ने करवाया, तो मेरी लड़की ने बाद में 4 लोगों के नाम बताए। कौन कौन आरोपी हैं ये? आरोपी मतलब उमेश, मनोज, मोनू, गौतम, 4 आरोपी हैं। अच्छा, संबंधित थाने में जब आपने शिकायत की तो कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई का वो मतलब एक मैंने पकड़ के दे दिया, उसी को पकड़ रखा है और 3 लोग बाहर घूम रहे हैं, मेरे सामने हंसते हैं। सहारनपुर मेड़ क्षत्रिय समाज ने स्वर्णकार पर हो रहे हमलों, हत्याओं, डकैती की घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में दुर्गा ज्वेलर्स इंदिरापुरम के शोरूम में दिन दहाड़े हथियार बंद बदमाशों द्वारा ज्वेलर्स को जान से मारने की धमकी देकर उससे बंदूक की नोक पर 7 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना लूट लिया। और इस घटना से यह बताना चाहते हैं कि स्वर्णकार समाज के साथ पूरे प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, जिससे समाज में भारी रोष व्याप्त है। अभी हाल में ही जनपद बलिया, बस्ती, मथुरा, अलीगढ़, जौनपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्वर्णकार समाज को निशाना बनाकर लूटा गया और खुलासे में पूरा माल बरामद भी नहीं हुआ और लूट के प्रयास में स्वर्णकारों की हत्या भी की जा रही है। ऐसा लगता है कि स्वर्णकार समाज को सरकार से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। यदि शीघ्र ही इन घटनाओं पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो स्वर्णकार समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह स्वर्णकार व्यवसायी सुनार जाति के लोग हर रोज कहीं न कहीं प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी जैसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। जब देखो सुनार की दुकान पर कोई भी बदमाश टाइप का आदमी तमंचे, पिस्टल लेकर जाकर उनको लूट लेता है और उनको सरकार द्वारा किसी भी तरह की ना तो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, ना उनकी सुरक्षा पर सरकार कोई ध्यान दे रही है। अभी हाल ही में कल की बात है, गाजियाबाद में दुर्गा ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े तमंचे के बल पर उनकी दुकान पर लूट की गई। उनकी दुकान से 7 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना लूट लिया गया। वह व्यापारी बर्बाद हो चुका है। एक और व्यापारी कोरोना काल में परेशान है। दूसरा, आज आप कहाँ पर आए, क्या किससे मिलने के लिए आए? दूसरा व्यापारी के साथ अगर लूट, हत्या, चोरी जैसी घटनाएं होंगी तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेगा। झांसी में सद्भावना का संदेश देने के लिए रामेश्वरम से शुरू हुई राम रथ यात्रा झांसी पहुंची, जिसमें 613 किलो का घंटा भी है। यह घंटा भगवान राम की जन्मभूमि पर अर्पण किया जाएगा। इस यात्रा की सारथी कोई और नहीं बल्कि लीगल राइट्स काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी राजलक्ष्मी मंदा हैं, जो स्वयं DCM चला रही हैं। राम रथ यात्रा झांसी पहुंची, जहां आचार्य हरिओम पाठक और अन्य श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यात्रा की सारथी बनी राजलक्ष्मी मंदा का कहना है कि इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया। यह यात्रा रामेश्वरम से प्रारंभ होकर लगभग 4455 किलोमीटर चलकर राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति भी है, जिन्हें भगवान राम की जन्मभूमि में अयोध्या में अर्पण किया जाएगा। यह यात्रा 21 दिन में पूरी होगी और 9 राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। राम रथ यात्रा हम लोग कर रहे हैं। मैं पहले आपका सुन रहा हूं।
मेरा नाम राजलक्ष्मी मंदा हूँ, जनरल सेक्रेटरी लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया। हम 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन पर राम रथ यात्रा का शुरुआत किया है रामेश्वरम में। रामेश्वरम टू राम जन्मभूमि अयोध्या तक 5555 किलोमीटर का यात्रा है। इस यात्रा में हम लोग राम मंदिर के लिए 613 किलो का 4.1 फीट हाइट 3.9 फीट जो चौड़ाई का एक बृहत आकार का घंटा बना के, इसके साथ राम लक्ष्मण सीता हनुमान और गणपति जी का मूर्तियों के साथ ये रथ यात्रा को हम अयोध्या लेके जा रही है। और 500 साल की संघर्ष के बाद जो भारत में राम मंदिर बनाने जा रही है, ये हर हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के लिए हर्ष का बात है। तो हम लीगल राइट्स काउंसिल की ओर से हमारा एक छोटा सा जो ये भी हमारा जो कर्तव्य निभाने के लिए इस यात्रा को शुरुआत किया है। लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया के द्वारा श्री मदन कुमार जी हमारा प्रेसिडेंट है, उसके इस पर यात्रा जा रही है। 8 राज्य को पार करते हुए हम अभी झांसी पहुँचे हैं। ये 9th स्टेट है झांसी। तो यहाँ आदरणीय हमारा गुरुजी हरिओम पाठक जी सर है और संसद जी सर अनुराग शर्मा जी सर आए हैं और हमारा यहाँ झांसी का विधायक जी रवि शर्मा जी सर आए हैं। सब लोग यात्रा का यहाँ रिसीव किया है और बहुत अच्छे पूजा भी किया है और यात्रा का जो हमको आशीर्वाद भी मंगलमय यात्रा को आशीर्वाद किया है। अलीगढ़ में दूसरे दिन भी वाल्मीकि समाज द्वारा हाथरस में अमानवीय घटना की शिकार हुई युवती के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। आज थाना आकराबाद के कस्बा कोडियागंज में वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर पंचायत कोडियागंज गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया व बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एवं दरिंदों को फांसी देने की मांग की। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि अगर हाथरस की निर्भया को जल्द से जल्द सरकार द्वारा न्याय नहीं दिलाएंगे तो वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि अगर इस तरीके की घटनाएं योगी सरकार में बहन बेटियों के साथ होंगी तो यह सरकार और सरकारों की तरह ही इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित होगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए। आज किस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये हाथरस की दलित बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी जो दरिंदगी की है, उसके संबंध में धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय हमारा दामन हड़ताल भी है 1 दिवसीय। शाम को क्या प्रोग्राम है आपका? शाम को 6 बजे सभी वाल्मीकि समाज के और दलित वर्ग के सभी जितने भी लोग हैं, शाम को 6 बजे कैंडल मार्च का प्रोग्राम है हमारा। कहाँ से कहाँ तक करेंगे कैंडल मार्च? कैंडल मार्च नगर पंचायत कार्यालय से लेके और पूरे मार्केट में होते हुए वाल्मीकि समाज के। झांसी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। यूपी और देश में होने वाले विकास को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल मटोल जवाब देते हुए कहा कि अब उनकी सरकार को समय ही क्या हुआ है, धीरे धीरे विकास किया जा रहा है। वहीं जब उनसे हाथरस कांड और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया तो वह सफाई देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि यूपी में जैसे ही कानून व्यवस्था संभलने को आती है तो वैसे ही कोई ना कोई इस प्रकार की घटना घट जाती है जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है और सरकार को प्रोटेक्ट करते हुए बोले कि जो हो गया वह हो गया, अब क्या किया जाए। लेकिन वह कहना चाहते हैं कि पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा मिले और न्याय सुरक्षा मिले। हाथरस कांड के जो दोषी पकड़े गए हैं उन्हें निर्भया कांड के दोषियों जैसा हाल हो। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। हम तो पहले ही कहते हैं कि इस क्षेत्र जैसे क्षेत्र संभलने को आता है, कानून व्यवस्था अपनी थोड़ी सी रूटीन पे आती है और कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हमें शर्मसार होना पड़ता है। और हमें वाकई इस बात का, ये कोई भी पार्टी का शासन हो, लेकिन इस तरह की घटना पार्टी को भी और क्षेत्र को भी अच्छी नहीं है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दूसरी दुनिया में अच्छा नहीं है। इस बात के लिए वाकई हम शर्मिंदा हैं। पुलिस ने उनको बॉडी नहीं दी है, पुलिस ने बॉडी जला दी है, परिवार वालों ने विरोध किया तो उनके मारपीट भी की। मुझे लगता है कि जो माननीय गृह मंत्री और गृह सचिव का जो बयान है उनसे कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाएगी। जो हो गया वो हो गया, उसके तो लिए अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी जो लोग हैं उनके परिवार को सही मुआवजा मिले, उनके परिवार को सही प्रोटेक्शन मिले और जो पकड़े गए उनको वो निर्भया हत्याकांड वाले जैसे ही हाल हो उनका, ताकि दूसरा ये गुनाह करने से पहले सोचें। ऐसा कुछ नहीं है, इक्का दुक्के मसले हैं जो सामने आते हैं। अब ये भी तो समझिए 25 करोड़ वाली आबादी वाला उत्तर प्रदेश है
इसको संभालते संभालते कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ऑन द कंट्री अगर ऑन द होल देखा जाए तो बड़े से बड़े माफिया को अंदर भेजा है। उनकी जो ज़मीन जायदाद है वो कुर्क की गई है। अतीक अंसारी, वो दूसरे वाले क्या है, वो उन सबको लोगों को उड़ा दिया। उन बड़े बड़े जो माफिया थे, गुंडे थे, उनका तो खात्मा किया। और योगी जी ने कहा इन लोगों का स्थान या तो जेल है या फिर तड़ी पार है। यूं तो आपने राजनेता अथवा किसी वीआईपी से मिलवाने के नाम पर पैसे लेने का मामला सुना ही होगा, लेकिन जब पुलिस के कप्तान से मिलने के काम पर कोई पैसे मांगे तो सुनकर हैरानी होती है। जी हां, मामला महानगर के पुलिस मुख्यालय कप्तान ऑफिस का है, जहां एक वृद्ध को पुलिस कप्तान से मिलाने के नाम पर 1000 रुपये ले लिए, जबकि पुलिस कप्तान कोरोना पॉजिटिव होने के बाद छुट्टी पर है। बातचीत के दौरान वृद्ध ने बताया कि उनका बेटा मुंबई रहता है, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन होने अलीगढ़ पुलिस कप्तान के पास आया था। वृद्ध देहात क्षेत्र के थे और उनको जानकारी भी नहीं थी। इस दौरान उनके पास एक युवक आया और पुलिस कप्तान से वेरिफिकेशन कराने और मिलवाने के नाम पर 1000 रुपये वसूल किए और फरार हो गया। बड़ा सवाल है कि जिला मुख्यालय पुलिस कप्तान से मिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग जब पुलिस दफ्तरों को नहीं बख्श रहे तो आम जगह की हालत क्या होगी। बड़ी बात यह भी है कि आखिर पुलिस अब ऐसे लोगों पर कब तक कार्रवाई कर पाती है। तो यहाँ बाबा क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? चंपीलाल गामरी से। अच्छा बाबा, क्या हुआ आपके साथ एसएसपी ऑफिस आने के बाद? हमारे साथ ये हुआ कि हम यहाँ बैठे थे तो यहाँ से एक खड़ा हुआ, बता रहा कि उसको उनको कोरोना हो गया, कि चलो हम वहाँ पे तुम्हारी करवा देंगे जल्दी से। और वो ले आएगा यहाँ से हम दोनों, और मुँह पे 1000 रुपये ले ले और कागज़ ले ले। आप कौन से ऑफिस पर आए थे? वो पल्ला चद्दर चिपड़ी का। किस चीज़ का वेरिफिकेशन। कहाँ से आया था वो कागज? बम्बई के। बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचावर रजवा में एक अज्ञात महिला का शव मिला। दरअसल पचावर से बलदेव की ओर आने वाले रजवा में एक अज्ञात महिला का शव देखा गया, जो कि काफी दिनों पुराना लग रहा था और जो पीछे से बहता हुआ आया। इसकी सूचना जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इलाका पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद थाना बलदेव पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां पर उसके शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। काफी मशक्कत के बाद शव को उस रजवा में से बाहर निकाला गया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब बॉडी बह के आ रही पचावर साइड थे बलदेव रजवा। अच्छा, फिर का सूचना दी, पुलिस आई गई सदाव जी की। पता चला कुछ किसकी है? ये नहीं पता है किसकी है। अभी ये नहीं पता महिला की है कि पुरुष की है? ये भी नहीं पता है। तो कब से बह के आ रही थी ये? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे हो गए। कोविड-19 महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते सभी मंदिर, मठ, मस्जिद बंद कर दिए गए, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन अनलॉक में सरकार द्वारा धीरे धीरे छूट प्रदान की गई, जिसमें सभी गतिविधियों को खोलना प्रारंभ हो गया। इसी श्रृंखला में तीर्थनगरी वृंदावन के मंदिर भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आपको बताते चलें कि सप्त देवालय में से राधा दामोदर मंदिर भी अब श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। 1 अक्टूबर से राधा दामोदर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया। मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए सरकारी निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का विशेष ध्यान रखा गया। इस बारे में मंदिर के सेवया से पूछा तो उनका कहना है कि मंदिर को अभी 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम के लिए खोला गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक ही मंदिर खुलेगा। 1 तारीख से खोला गया है भक्तों के लिए, दर्शन के लिए। करीब 6 महीने बाद कोरोना की महामारी की वजह से 1 तारीख से खोला गया 6 महीने बाद। इसके लिए सोशल डिस्टेंस बनाया गया है, बल्लियाँ वगैरह बनाई गई हैं, बाहर सैनिटाइजर हो रहा है। तो आपने जो यहाँ पे जो आप लोग देखिएगा, बाहर जाके यहाँ पर देखिए पूरी सुविधा दर्शन कर रहे हैं सब। अरे सर, कोरोना की वजह से परिक्रमा बंद रोक लगा है। अधिवास के बाद कार्तिक में सोच रहे परिक्रमा भी शुरू करें। तो अभी इसका सुबह तो 9 से लेके 11 बजे तक है और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक है। तो जी मतलब इसमें कोई भी प्रत्येक दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं? हाँ, प्रत्येक दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं। तो उसमें धीरे है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहन के आएँ, दर्शन करें और चलते चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। दिया बत्ती वगैरह, फूल वगैरह, माला वगैरह नहीं चढ़ाएं अभी।
ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पड़ने वाले गांव जटौरा के बालाजी मंदिर पर पूर्णमासी के दिन ब्रज 84 कोस परिक्रमा दे रहे श्रद्धालुओं को दृष्टिगत और बालाजी महाराज के मंदिर में भव्य फूल बंगला और 56 भोग धराए गए। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उसका आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण कर खुद को कृतार्थ किया। बताया जा रहा है कि यहाँ हर वर्ष 84 कोस परिक्रमा में गुजरने वाले श्रद्धालुओं की ऐसे ही सेवा की जाती है और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कर आगे की परिक्रमा के लिए अग्रसर किया जाता है। आज जो यहाँ पे आयोजन किया गया बालाजी मंदिर पे, क्या प्रोग्राम? ये बालाजी महाराज की सभामणि की है सर। लौट का महीना चल रहा था, मन में थी बाबा की कि सभामणि की जाए। इस उपलक्ष्य में आज सभामणि का प्रोग्राम है, ये हमने बाबा की अनुमति लेके किया गया है। क्या मन में धारणा थी, किस उद्देश्य को लेकर किया गया? नहीं, धारणा कोई नहीं थी, बाबा का बस प्रसाद लगाना था। 84 कोस चल रही है परिक्रमा सवेर। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें वृंदावन की दीदी मां साध्वी रितंबरा भी शामिल थी। दीदी रितंबरा के आरोप मुक्त होने पर उनके आश्रम वात्सल्य ग्राम में वृंदावन में दीदी रितंबरा के पहुंचते ही पुष्प वर्षा कर बैंड बाजों से उनका स्वागत किया गया और जश्न मनाया गया। 28 साल बाद आई न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी रितंबरा दीदी मां ने कहा कि सितंबर का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि 28 साल से जो न्याय की प्रक्रिया को इतनी लगन के साथ निभाया जा रहा था, इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था, उससे मुक्त हुए हैं। और न्यायालय ने स्पष्टता से 28 साल के इस पूरे प्रकरण को का जब पटाक्षेप किया तो न्याय मिला उन लोगों के साथ जिन्होंने ये सब किया ही नहीं था, लेकिन इतने 28 साल तक इस आरोप के कलंक को झेला, उससे मुक्ति मिल गई। नहीं, 70 साल में भगवान राम ने मुकदमा लड़ा और जीते और मंदिर बन रहा है। ऐसे ही अगर आप लोग भी बरी हुए, जिस समय बरी हुई थी, आपको कैसा लग रहा था कोर्ट में? असल में ऐसा है कि राम जी के कार्य में लगे हुए थे हम लोग। हम समझते हैं कि जो भी रास्ता सत्य का, धर्म का होता है, उसमें कंटक होते ही हैं, अंगारों पे चलना ही पड़ता है, कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। ये था कि जो भी स्थिति कराएंगे, राम जी जो चाहेंगे सो हो जाएगा। व्यवस्था तो दिखती है सबके हाथ में, पर है राम जी के ही हाथ में। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन राम लला के द्वारा ही इतने लंबे काल तक चला है। उन्होंने ही सामर्थ्य दी है, उन्होंने ही सारी शक्ति दी है, उन्होंने ही झेलने की सामर्थ्य दी है। इसलिए हम तो यही समझते हैं कि राम जी का काम है, राम जी करा रहे हैं, और राम जी ने ही कल आरोपों से मुक्त करवा दिया। आपने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र था, इसके बारे में मतलब आप क्या? देखिए, ये तो कांग्रेस का प्रपंच था, इतने सालों तक भारत में चला, और जिस तरह उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए खेल खेले, उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश ने भुगता है। और हम सब लोगों को किस तरह पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर इस तरह की वातावरण बना दिया कि हमारी छवि, कितने 28 साल किसी चीज़ को झेलना आसान तो नहीं होता ना। लेकिन ग्रहण जो लगता है ना सूरज पे, वो हमेशा तो लगा नहीं रहता, कभी ना कभी तो हटता ही है, और सूर्य अपनी प्रखरता से प्रकट होता ही है। सत्य भी इसी तरह का होता है। सत्य को प्रमाणों की ज़रूरत नहीं होती, झूठ को चाहिए प्रमाण, पर सत्य को नहीं चाहिए। झूठ के पैर नहीं होते, सत्य अपने आप में ही प्रमाणित होता है। और कल का दिन वही था जब सत्य प्रमाणित हुआ और झूठ पराजित हुआ, प्रपंच हार गया और सत्य जीत गया। जैसे अभी विपक्षी लोग या कुछ लोग अभी भी गले उनके नहीं उतर रहा, वो जो कह रहे हैं कि ये गलत मतलब निर्णय आया है। अरे, जिनको संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, न्यायपालिका पे, न्यायालय की व्यवस्थाओं पे भरोसा ही नहीं है, वो यही कहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि ये सब भारत में ही चल सकता है, विदंडावाद, क्योंकि भारतीय सहनशीलता से सहते रहते हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं कि हमें न्यायालय के इस फैसले पर जो है भरोसा नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम न्यायालय का द्वार खटखटाएंगे। तो भाई, जिस व्यवस्था पे आपको भरोसा ही नहीं है, फिर उसका दरवाज़ा क्यों दोबारा खटखटाने की बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य शहर निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाओं के
प्रचार प्रसार किए जाने को लेकर श्रम विभाग द्वारा विभिन्न तरीके अपनाकर श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को विभागीय स्तर पर एक शिविर का आयोजन जनपद मथुरा में किया गया। इस शिविर में प्रभात कुमार सिंह सहायक श्रम आयुक्त ने शिविर में आए निर्माण श्रमिकों को शासन के द्वारा निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और उनका विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।